मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव का कल तीसरा चरण था, इसमें लालू प्रसाद का एक वक्तव्य आना कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए, उनकी इस तरह की वकालत सुर्खियां बटोरने पर लगी हुई है। आप शुरू से ही देखेंगे, जब लालू प्रसाद ने अपनी पारी की शुरुआत की थी जेपी आंदोलन के बाद से, तब से अब तक में बहुत बदलाव आया है। कल तक जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा था, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, सरकार में आई। उनकी पार्टी ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि लालू प्रसाद जी जिस सोच के साथ राजनीति की शुरुआत किए थे, उसमें बहुत सारा बदलाव और भटकाव आया है। आप देखेंगे कि मंडल कमीशन का जब विरोध शुरू हुआ तो वह एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए, लेकिन इसके बावजूद जब बिहार उन दिनों 324 का विधानसभा था, तब भी वो 117 सीट पर ही सिमट गए, जबकि सरकार बनाने के लिए 162 सीटों की ज़रूरत थी। कांग्रेस मिलकर उनके साथ सत्ता में आई और वो मुख्यमंत्री बने। यानी कहने का अर्थ यह है कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको मैंडेट नहीं दिया, अपने बलबूते वो सरकार कभी नहीं बना पाए। जब भी आए, कांग्रेस या लेफ्टिस्ट पार्टियों के सहयोग से आए। अब जब उन्हें मुसलमानों का ख्याल आया, तो एक बात कहना यहाँ लाजमी है कि जब वो चारा घोटाले में जेल जा रहे थे, उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके साथ थे। बहुत ताकतवर नेता, साफ सुथरे सुलझे हुए नेता थे। चाहते तो उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते थे, तब एक बात बनती। लेकिन उन्होंने किसको बनाया? अपनी धर्मपत्नी को बना दिया। यानी वहाँ भी मुसलमानों के साथ इन्होंने दगा किया। अब वो उसकी वकालत कर रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। वह आदमी बोल रहा है जो कन्विक्टेड है, वह आदमी हामी भर रहा है जिसका लोकसभा में एक प्रतिनिधि नहीं है। सुपरा साफ है, वह आदमी देश के प्रधानमंत्री बनने और बनाने की बात करता है तो हास्यास्पद लगता है। मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है ये। अब उन्हें अपने पुत्र की चिंता हो रही है। कल तक वो बिहार का नेतृत्व संभालने पर लगे हुए थे, लेकिन जब बिहार की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो पिछड़ों की राजनीति करने लगे। जब पिछड़ों में कई नेता उभर कर आए तो जातिवाद में सिमट गए। जाति आधार पर उन्हें ठोकर खानी पड़ी। मधेपुरा से शरद यादव ने उन्हें हराया, राघोपुर से सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हराया, और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव ने उनकी बेटी मीसा को हरा दिया। इनका नशा उतर गया, तो जातिवाद से हटकर ये परिवारवाद में सिमट गए और अब परिवारवाद में ही लगे हुए हैं। उन्हीं की चिंता है, उन्हीं के भविष्य के बारे में सोचते हैं, संवारते हैं और उधर ही कोशिश करते हैं। जितने भी गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन में कोई ताकत नहीं है। इंडी गठबंधन हो या महागठबंधन, जो भी नाम इन्होंने दिया हो, उसमें कोई ताकत नहीं है। 2024 का यह जो लोकसभा चुनाव है, यह इनका अंतिम पड़ाव है और इसके बाद इनकी राजनीति पूरी तरह से पूर्ण विराम हो जाएगी। उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अभी मुसलमानों की तुष्टीकरण कांग्रेस ने भी की, लेकिन इतना मानना होगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को थोड़ा बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने उसका शोषण किया। बाकी पार्टियां जो थी
सिर्फ व्यक्तिवाद और परिवारवाद में सिमटी रह गई। चाहे वो लालू हो, मुलायम हो, ममता हो, या फिर ये बसपा हो, मायावती हो, ये सारे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते रहे। लेकिन वास्तव में अगर मुसलमानों के हित में कोई कदम उठाया है आज़ादी के बाद, तो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मुसलमान हों, उन्हें मुफ्त अनाज की व्यवस्था कर दी गई, चाहे वो उन्हें वृद्धा पेंशन के रूप में हो, कुछ पैसे उनको महीनवारी या वार्षिक मिलता चला जा रहा है, चाहे उनकी बच्चियों को पढ़ने की व्यवस्था हो, वह भी खुले तौर पर उनकी मदद के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, 3 तलाक एक बहुत ही अच्छा हथियार दे दिया है मुसलमान महिलाओं को, जिसके तहत वह शोषित होती रही अब तक, जिस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के भविष्य के लिए भी सोचा है। कई तरह की योजनाएं आगे आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेंगे। वो मुसलमान को कभी भारतीय नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत की जनता है, उनकी देखभाल और सुरक्षा करना उनका दायित्व बनता है और करते चले जा रहे हैं। आगे इस चुनाव के बाद देखेंगे बहुत बदलाव आएगा, सोच में भी बदलाव आएगा और समृद्धि में भी बदलाव आएगा। धन्यवाद।